हेलो, वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? बहुत ठंड हो रही है हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ भी हो रही होंगी। है हो रही है? हमारे यहाँ तो हो रही है भाई, बहुत ठंड अभी पड़ी है 2-3 दिन से। अच्छा जी, चलिए मौसम का हाल बाद में सुनाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को महाबैच सीरीज़ चल रही है। एक्चुअली ये महाबैच सीरीज़ में एक लेक्चर मैं ले चुकी हूं और इस समय मैं बीपीएससी का एस्टेट का पेपर सॉल्व करवा रही हूं। बहुत अच्छा सा लेवल है उस पेपर का, तो मैं उसे सॉल्व करवा रही हूँ। और ये पेपर का पार्ट 1 15 क्वेश्चंस कल मैंने कराए थे, 3 पार्ट्स में मैं इसको करवा रही हूँ। तो आज भी इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चन इसमें से बीच में से मैंने छोड़ दिए हैं। तो अब उससे आगे के क्वेश्चंस, वैसे तो मैंने 15 तक कल करवाया था, उससे आगे का आज मैं करवाऊंगी आप लोगों को। और ये जो एस्टेट का सिलेबस है भाई साहब, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इन्होंने छोड़ रखी हो। यहाँ से भी ले, यहाँ से भी ले, यहाँ से भी ले, मतलब नेट के लेवल का भी जो है बना दिया है एस्टेट का पेपर, जो पीजीटी का है। टीजीटी का नहीं है ऐसा, बीपीएससी एस्टेट का जो पीजीटी का पेपर है वो इसी तरीके का। खैर, ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ और ये पहले मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये महाबैच है, सुन लो भैया, महाबैच है। ये बैच हेल्पफुल है किस चीज़ के लिए? DSSB के लिए, टीजीटी पीजीटी, बीपीएससी के लिए, केवीएस के लिए, झारखंड के लिए, यूकेएलटी के लिए और उड़ीसा के लिए, क्योंकि उड़ीसा का जो सिलेबस है वो DSSB जैसा है। इसमें हम आपको देंगे लिटरेचर में जो पार्ट रहेगा लिटरेचर का। भाई लिटरेचर में केवल ब्रिटिश वाला ही नहीं, अमेरिकन भी, इंडियन भी, और भी जो भी हिस्से होते हैं वो दिया जाएगा। एनसीईआरटी, उनको जिनके में एनसीईआरटी आता है, बीपीएससी केवीएस वगैरह में आता है, उनको दिया जाएगा। ग्रामर के नोट्स एंड टेस्ट पेपर्स जो है वो आप लोगों को, टेस्ट पेपर्स क्या मतलब, एक पूरा क्वेश्चन आयर जो है वो आपको दिया जाएगा। ये जो नोट्स आएंगे आपके पास, ये आपके पास हार्ड कॉपी में आएंगे। अभी हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं तो हार्ड कॉपी में ये नोट्स आपके पास आएंगे। बैच तो हमारे बिकने अब शुरू हो गए हैं, तो ये जो है उन लोगों को जिनको भाई बैच जिन्होंने खरीद लिए हैं उनके घर पर ये नोट्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, ये हमारे अलग से जो बैचेस हैं, ये कहाँ गए? ओहो, ये वाले, ये हर बार मैं ऐसी कर देती हूँ। 2 बैचेस और भी हैं, सिर्फ DSSB का एक अलग से बैच है DSSB का, और हाँ एक बैच DSSB का सिर्फ लिटरेचर के लिए भी है। किसी को ग्रामर नहीं पढ़नी हो, उसके पैसे भी ना देने हो, तो सिर्फ जो है DSSB सब्जेक्ट कंसर्न सिर्फ लिटरेचर का भी एक बैच है। अभी लॉन्च नहीं करा, अभी लॉन्च करेंगे। तो सिर्फ लिटरेचर का भी एक बैच है जो जिसमें जो है वो ग्रामर वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ लिटरेचर का ले लो। सिर्फ ग्रामर का तो लॉन्च नहीं करा है, उसका तो वीडियो बैच है, और जो है सिर्फ लिटरेचर का भी आप ले सकते हैं अगर आपका मन है कि भाई, क्योंकि ग्रामर की, सिर्फ ग्रामर के लिए हमारे पास इंक्वायरीज ऐसा चाहती नहीं है, जबकि ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर जो है वो मैं पढ़ाती भी बहुत अच्छा हूँ ग्रामर, और मेरे नोट्स भी बहुत अच्छे हैं ग्रामर के। लेकिन जो है लोग को भाई ये सोचते हैं ग्रामर तो हमारी पढ़ी हुई है, ये है वो है, तो ग्रामर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना जो है वो लिटरेचर है। हम फिलहाल एक लिटरेचर का अलग बैच जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट कंसर्न का भी लॉन्च जो है वो कर रहे हैं। तो दोज हु विश टू बाय द बैच ओनली फॉर लिटरेचर, दे कैन बाय दैट बैच एज वेल। एक बीपीएससी का है, उसमें दोनों हैं, और मिलेगी उसमें, तो भैया ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब इसके साथ ही मेरा जो है वो, अब मैं आती हूँ, कहाँ गया ये वाला है प्रीवियस ईयर पेपर। 15 तक करा दिए थे, 16 से करवाऊंगी अब मैं। 16, हाँ। इसमें क्वेश्चन है आपका, आपको दिख भी रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज जो नॉवल है वो लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, और इस नॉवल के जो कौन सा जो कैरेक्टर पार्ट नहीं है वो है जो गार्जरी। जो गार्जरी जो है वो इसका कैरेक्टर नहीं है, तो द आंसर इज डी। आप लोग भी क्वेश्चन को देखो और आंसर लगाओ, दैट इज जो। That's Joe Gargery. How many novels George Eliot wrote?
जॉर्ज इलियट ने कितने नॉवेल्स जो हैं वो लिखे हैं। अब आप ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये राइटर से मतलब इन्होंने ना स्पेसिफिक राइटर्स दे रखे हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो इन्होंने पूछे हैं। तो जॉर्ज इलियट ने कितने जो हैं वो नॉवेल्स लिखे हैं, 5, 6, 7, 8, कितने नॉवल जो हैं लिखे हैं, और उन्होंने नॉवेल्स जो लिखे हैं वो लिखे हैं 7 नॉवेल्स जो हैं वो जॉर्ज इलियट ने लिखे हैं। शी रॉट 7 नॉवेल्स। 7 नॉवेल्स जो हैं वो जॉर्ज इलियट ने लिखे। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज आप सबको ये पता ही होगा कि ये नॉवल लिखा किसके द्वारा गया है, हार्डी के द्वारा लिखा गया है। हार्डी जो कि विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते थे, उनको एक पेसिमिस्टिक राइटर कहा जाता था। झूठ द ऑब्सक्योर जब उन्होंने लिखी थी उसके उनको इतना क्रिटिसाइज किया गया था कि ही थॉट कि ही वोंट राइट नॉवल अगेन, और उन्होंने ये लिखी थी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। हार्डी बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ चांस एंड फेट, और उन्होंने ये भी मानते थे कि एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। और ये जो है ये चांस एंड फेट की फिलॉसफी, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो है वो एक आदमी के डाउनफॉल, फिर उसका राइज और फिर डाउनफॉल की कहानी है। माइकल हेंचर्ड इज़ द मेन कैरेक्टर, एलिजाबेथ जेन, डोनाल्ड फाफरे, ये तीनों कैरेक्टर्स इसमें हैं। जो कैरेक्टर इसमें नहीं है दैट इज़ कैथरीन लिंटन, दैट इज़ कैथरीन लिंटन। Question number 19. Which of the following works has not been written by D.H. Lawrence? The Fox, The Ladybird, The Captain's Doll, Adam Bede. इनमें से कौन सा वर्क D.H. लॉरेंस, अगर आप सबने पढ़ा है तो कभी ना कभी आपने D.H. लॉरेंस को जरूर पढ़ा होगा, और जो जिन्होंने पढ़ा है वो जानते भी होंगे कि D.H. लॉरेंस जो है वो जाने जाते हैं बेसिकली अपने नॉवल सन्स एंड लवर्स के लिए, जिसमें उन्होंने इडिपस कॉम्प्लेक्स भी दिखाया है। तो कौन सा नॉवल उसमें उन्होंने इनमें से नहीं लिखा है, एंड दैट इज Adam Bede. That is Adam Bede. When the essay What Belief by E.M. Forster, when the essay the What I Believe by E.M. Forster was first published, 38, 37, 40, 41. तो ये What I Believe by E.M. Forster जो publish हुआ था that was in 1938. 1938 में ये नॉवल पब्लिश हुआ। एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री किसके द्वारा लिखी गई है, सर फिलिप सिडनी। एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री वाज रिटन इन 68, 69, 79, 80, 89, 90, 1600। तो अपॉलॉजी फॉर पोइट्री लिखी गई है 50, 79 से 80 के बीच में। अपॉलॉजी फॉर पोइट्री जो है वो लिखी गई है, सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई है। That is an apology for poetry. Let me tell you something more about this particular work. अप्रॉक्सीमेटली 1579 से 80 के बीच में लिखी गई है, एंड इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1595। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1595 में ये पब्लिश हुई थी और लिखी गई थी 79 से 80 के बीच में। ठीक है जी। और इसका मेन आइडिया जो है वो ये है कि सिडनी advocates a place for poetry within the framework of an aristocratic state while showing concern for both literary and national identity. और इन्होंने ना ये जो लिखी थी सर फिलिप सिडनी ने एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, जो गॉसन के स्कूल ऑफ अब्यूज़ को जवाब देने के लिए उन्होंने लिखी थी। गॉसन का था द स्कूल ऑफ अब्यूज़, उस वर्क के जवाब में उन्होंने लिखा था एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। तो जो गॉसन का वर्क था द स्कूल ऑफ अब्यूज़, उसके जवाब में उन्होंने लिखा था एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। 1579 से 80 के बीच में लिखी गई थी, एंड 1595 में इट वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। An apology for poetry has been divided by Sydney into 7, 5, 6, 4 parts. कितने parts में इसको divide जो है वो किया गया है? In how many parts an apology for poetry has been divided by Sydney? तो इसको कितने parts में divide किया गया है? It was divided into 7 parts.
7 पार्ट्स में इसको डिवाइड जो है वो किया गया है। ठीक है, अभी वो तो मैंने आपको बता ही दिया, गॉसन के स्कूल ऑफ अब्यूज के विरोध में इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 23 है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। बहुत ही बढ़िया लाइन है, मैथ्यू आर्नल्ड अलेक्जेंडर पोप की लाइन है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म में से ली गई है। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये लाइन जो है किसकी है? अलेक्जेंडर पोप की, और ली कहाँ से गई है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म से, दैट इज एसे ऑन क्रिटिसिज्म। So that is Alexander Pope, and the work is Essay on Criticism. The preface to Lyrical Ballads was published in the year. Preface to Lyrical Ballads, by देखिए Lyrical Ballads आया था 1798 में। उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने इसमें अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री जब जोड़ी तो उसे प्रीफेस कहा गया। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वो जुड़ा था 1800 में, तो दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1800। तो आंसर इज डी, 1800 में इसको जो है वो जोड़ा गया था। आंसर इज डी, दैट्स डी। Whom did Matthew Arnold regard as the high priest of prose and reason? मैथ्यू, आप लोगों को पता होगा मैथ्यू आर्नल्ड ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले 18वीं सेंचुरी को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है। और उसमें वो मानते किसे थे कि जो हाई प्रीस्ट ऑफ प्रोज एंड रीजन, दैट वाज अलेक्जेंडर पोप, एंड दैट वाज अलेक्जेंडर पोप को वो माना करते थे। ही वाज द ट्रू एपिटमी ऑफ हिज एज। अलेक्जेंडर पोप को वो माना करते थे high priest of prose and reason. The foundation of criticism by T.S. Eliot was a reply to Matthew Arnold, Dr. Wallach, Middleton Murray, F.R. Lewis. तो इसका आंसर है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। टी.एस. इलियट जो कि एक मॉडर्न राइटर थे जो फेमस हैं वेस्टलैंड के लिए, मर्डर इन द कैथीड्रल के लिए, उन्होंने लिखी है वो ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, मिडल्टन मरे, दैट इज सी। Immortal harpings like a seraph's lyre is a line from Henry Derozio's poetry, The Harp of India, Song, Sonnet to the Moon. The answer is A. Poetry की लाइन सही है, the answer is A. ठीक है जी। और नाउ क्वेश्चन नंबर 28, मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड, इज अ लाइन फ्रॉम निसिमस्किल। आप सभी ने ये पोएम पढ़ी होगी। ये पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है जिसमें उन्होंने इंडियन इंग्लिश को यूज़ करा, जिसे पिजिन भी कहा जाता है, और इसमें बाबू इंग्लिश जिसे कहा जाता है। और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर जितना कोई इंसान दर्द सहता है, तड़पता है, वो पूर्व जन्म के पाप जो है उसके कटते हैं। तो दिस सेम थिंग हैज़ बीन शोन इन दिस पोएम, दैट इज द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और ये लाइन उसी की है, मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट। इसका मतलब ये है कि जितना दर्द से वो रिदलिंग एंड रिगिंग जो हो रही है, वो कहते हैं ना कि बिच्छू का काटा मरता नहीं है, तड़पता बहुत है। तो बिच्छू के काटने से जितना वो रिदलिंग एंड रिगिंग जो हो रही है, उससे जो गांव वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप जो है वो इससे कट जाएंगे। तो आंसर इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। मैं इसमें एक शब्द यूज़ करे थे, बाबू इंग्लिश और पिजिन, वो देसी स्टाइल इंग्लिश जो है वो इसमें यूज़ की गई है। A walk through the yellow pages and the half-inch Himalayas are poem written by जयंत महापात्रा, विक्रम सेठ, अरुण कोलकाता या आगा शाहिद अली। तो ये वॉक थ्रू द येलो पेजेस एंड द हाफ इंच हिमालयाज पोएम्स हैं आगा शाहिद अली की। बढ़िया, इतना स्टैंडर्ड पेपर है ये, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड पेपर। नो नॉट ओनली प्रॉफिट वॉक ऑन वाटर इज अ लाइन फ्रॉम, एंड दैट इज obituary, still another view of grace, the striders, braided fish. No, not only prophet walk on water is a line from the striders, that is a line from the striders. ठीक है जी। Now
नेक्स्ट क्वेश्चन इज A.K. रामानुजम टॉट लिंग्विस्टिक्स इन A.K. रामानुजम, जो कि कन्नड़ में और इंग्लिश में लिखा करते थे. बेसिकली ही यूज टू राइट इन कन्नड़ एंड इंग्लिश. वो लिंग्विस्टिक्स पढ़ाया करते थे शिकागो यूनिवर्सिटी में. ही यूज टू टीच लिंग्विस्टिक्स इन शिकागो यूनिवर्सिटी, दैट इज शिकागो. शिकागो यूनिवर्सिटी में वो लिंग्विस्टिक्स पढ़ाया करते थे. And a few lines of silver hair in the brown to announce the burden of your 28 years is from. भाई ऐसा है कि ये जो लाइन है ये लिटिल डिस्टेंस नाम की पोयम की लाइन है, और ये जो पोयम है ये विक्रम सेठ की पोयम है. इट्स अ पोयम बाय विक्रम सेठ. And a few line of silver hair in the brown to announce the burden of your 28 years is a line from Little Distance. किसकी है? विक्रम सेठ की. अर्ली इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश वॉज वेरी. जब शुरुआत में इंडियन पोइट्री इंग्लिश में लिखी जाने लगी तो वो कैसी थी? इमिटेटिव, ओरिजिनल, नेचुरल, पैट्रियोटिक. तो जो अर्ली इंडियन पोइट्री वो इमिटेटिव थी, यानी कि वो अपने से पहले उनको इमिटेट जो है वो किया करते थे. द आंसर इज इमिटेटिव. The Indian theory of drama preserved in dash is the oldest text of the theory of drama. वावदत्ता, नाट्यशास्त्र, सावित्री, अभिज्ञान शाकुंतलम. तो इसमें पूछा गया है कि जो इंडियन थ्योरी, जो ड्रामा है, वो इंडियन ड्रामा टेक्स्ट किस में प्रिजर्व करा गया है? तो दैट इज नाट्यशास्त्र. नाट्यशास्त्र वो सबसे पुराना जो वर्क है जिसमें इंडियन थ्योरी ऑफ ड्रामा जो है उसको प्रिजर्व किया गया है. What is the name of the magical power that allows दुष्यंत to recognize शकुंतला? आप सभी ने अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा. और अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी एक शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो शकुंतला जो है शी वॉज शी वॉज अबेंडन्ड बाय हर पेरेंट्स. और जब वो कण्व ऋषि के आश्रम में पली बड़ी, एंड शी वॉज अ ब्यूटिफुल मेडन. और जब जो है ये जो दुष्यंत हैं जब शकुंतला को देखते हैं, वो हालांकि वो कर्ण के जो आश्रम में आते हैं कॉमन मैन की तरह आते हैं, और वो शकुंतला से ही वॉज कम्प्लीटली कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ शकुंतला. और वो जब उससे शादी करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने राज्य वापस जाना होता है, और वो एक अंगूठी, एक सिग्नेट रिंग देकर जाते हैं कि जब कभी तुम जब आओगी वहाँ पर तो विद दिस रिंग यू कैन क्लेम द थ्रोन एज अ क्वीन. और जब शकुंतला जो है वो दुष्यंत की याद में ही खोई हुई है, तभी दुर्वासा ऋषि आते हैं, और जब वो इतना ज़्यादा उनको आदर सम्मान नहीं दे पाती क्योंकि वो अपने ख्यालों में लॉस्ट है, तो वो श्राप देते हैं कि जिसके ख्यालों में तू लॉस्ट है वही तुझे भूल जाए. लेकिन जब वो विनती करती है तो कहते हैं ठीक है, इस अंगूठी के मदद से वो तुमको जो है वो पहचान लेगा. बट अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट दैट रिंग एज वेल. और जब वो वहाँ पहुँचती है, शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो उनको पहचानने से दुष्यंत मना कर देते हैं. वापस लौटती है, एक बच्चे को जन्म देती है. आखिरकार वो अंगूठी जो है एक मछुआरे जब एक मछली ला के देता है तो उसमें वो अंगूठी मिलती है, एंड किंग इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हु दैट वुमन वाज. और उसके बाद जो है एक बच्चा जो है वो होता है शकुंतला के, एंड दैट इज़ भारत. और जब वो कहते हैं कि उसके बाद जब वो अपने बच्चे को देखते हैं, वो ही वॉज प्लेइंग विद द लायन कब्स, एंड ही आस्क्ड, दुष्यंत आस्क्ड कि कौन है तुम्हारे मदर और फादर. और जब वो बताता है तो कि वो उन्हें पता चलता है कि उन्हीं का बेटा है. तो देन ही रियलाइज्ड, और उन्हीं भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत जो है वो है. तो ये पूरी स्टोरी है, मैंने बहुत शॉर्ट में सुनाई है अभिज्ञान शाकुंतलम की. और ये इसमें दुष्यंत जो है किस जो मैजिकल पावर है जिसे दुष्यंत रिकॉग्नाइज करे शकुंतला को, ताकि शकुन शुद्धि, शकुन मात्व, शकुन शून्य या शकुन तत्व, एंड दैट इज शकुन शुद्धि. Vijay Tendulkar's comments on Dash in his play Silence the Court is in Session. Silence the Court is in Session, ये जो play है that is in Marathi.
ये मराठी में प्ले है और ये जो प्ले है ये विमेन मार्जिनलाइजेशन या विमेन जो है डिस्क्रिमिनेशन पर ये प्ले है, मराठी प्ले है विजय तेंदुलकर का, और ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन पर, मार्जिनलाइजेशन ऑफ विमेन पर आधारित है ये प्ले। Devdutt vows to sacrifice his two arms to the goddess Kali and his head to Lord Ganesha, Lord Rudra, Lord Shiv, Lord Vishnu। ये बहुत ही बढ़िया प्ले है, आप सभी ने इस प्ले को जरूर पढ़ा होगा, दैट्स हाय वदना। और ये इसमें जो है ये एक जर्मन प्ले से उसको लिया गया है, गिरीश कर्नाड का प्ले है, और उसको जो है उसमें जो हेड्स को ट्रांसपोज कर दिया जाता है। एंड दिस अ वंडरफुल प्ले जिसमें दो जो हैं वो दोस्त हैं, एक ब्राह्मण है और एक जो है वो लोहार है, और दो एक की शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, एक की बॉडी बहुत अच्छी है, और फिर हेड्स ट्रांसपोज हो जाते हैं इसी की जब देवदत्त जो है वो सेक्रीफाइस करता है क्या, अपने हाथों को और अपने सिर को, और किसको करता है, लॉर्ड रुद्र को। तो ये है द आंसर इज लॉर्ड रुद्र, यानी कि भगवान शिव को ही कहा जाता है, मगर उसमें जो वर्ड यूज करा गया है वो रुद्र यूज करा गया है। We do love our own blood, unlike you who treat your own like shit which can't be touched. Are lines from Final Solutions. Hi Vadna, silence the court is in session. Mrichkatikam. ये जो लाइन है, we do love our own blood, unlike you who treat your own like shit which can't be touched, ये लाइन जो है वो फाइनल सॉल्यूशंस की है, महेश दत्तानी का ये प्ले है, और इसमें कम्युनलिज्म के बारे में बताया गया है। ये जो फाइनल ये अ क्रिटिकी ऑफ कम्युनलिज्म, दैट्स दिस प्ले इज अ क्रिटिकी ऑफ कम्युनलिज्म। मृच्छकटिकम इज एट्रीब्यूटेड टू, मृच्छकटिकम जो प्ले है इट इज एट्रीब्यूटेड टू वाल्मीकि, शूद्रका, कालिदास, तुलसीदास। तो इसका आंसर है शूद्रका, शूद्रका, दैट इज मृच्छकटिकम। अभिज्ञान शाकुंतलम इज अ ड्रामा कंपोज्ड अराउंड, अभिज्ञान शाकुंतलम जो प्ले है ये लिखा गया था 4th सेंचुरी को एट्रीब्यूट करा जाता है, 4th और 5th, तो ये लिखा गया था 5th सेंचुरी, इसे आप मान सकते हैं 4th से 5th सेंचुरी तक कालिदास जी का है ये। द आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज वॉज एडवोकेटेड बाय, विडो रीमैरिज को एडवोकेट किया था पंडित रामाबाई ने, पंडित रामाबाई ने ये न जो है उन्होंने इसको एडवोकेट जो है वो किया था। Hear Me Sanjay is a mythological story based on the life of Draupadi, Gandhari, Madri, Kunti। भाई ये जो पहली बात, Hear Me Sanjay ये एक शॉर्ट स्टोरी है, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी बाय शशि देशपांडे। ये शशि देशपांडे की थ्योरी है, सॉरी शॉर्ट स्टोरी है, और इसमें क्या स्टोरी है ये कि उन्होंने इसमें कुंती का पर्सपेक्टिव जो है वो बताया है। हियर मी संजय कि किस तरीके से कुंती जो है जो पांडु की पत्नी थी और पांडव्स की जो मदर थी, और किस तरीके से उनको एक बोझ की तरह जो है वो उनके फादर के द्वारा तिरस्कृत किया गया, और कैसे वो ये बताती है कि वो इसमें उन्होंने ना एक्चुअली इस कहानी में शशि देशपांडे ने शी हैज़ प्रेजेंटेड द नैरेटिव ऑफ अ वुमन फ्रॉम अ फोकलोर। तो ये उसमें से उन्होंने लिया है, कुंती का पर्सपेक्टिव बताया है। कुंती डिडंट लाइक कि जब जो उसमें द्रौपदी का भी उन्होंने दिखाया है कि व्हेन द्रौपदी बिकेम द वाइफ ऑफ 5 ब्रदर्स शी डिडंट लाइक द आइडिया, और इसमें जो नैरेटिव है वो कुंती का नैरेटिव जो है वो दिया है एज अ वुमेन व्हाट शी थिंक्स, ये नैरेटिव इसमें दिया गया है। तो हियर मी संजय इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय शशि देशपांडे एंड इट is a story based on the mythological character Kunti. Bhavani Bhattacharya is considered as a kind of writer who can mix. एक भवानी भट्टाचार्य की बहुत ही फेमस नॉवल है He Who Rides a Tiger, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एक लो क्लास का व्यक्ति फेमाइन के दौरान
एक बहुत पावरफुल प्रीस्ट के रूप में उभर के आता है, और कैसे जब वो एक मतलब एक प्रीस्ट के रूप में होता है और उसके हाथ में पावर होती है, तो वो किस तरीके से अपने ही लोगों को वो जो है एक एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। तो ही हु राइड्स अ टाइगर, ये बहुत ही फेमस जो है वो वर्क है भवानी भट्टाचार्य का। भवानी भट्टाचार्य के बारे में क्या कहा जाता है कि किस तरीके के राइटर है, ही कैन मिक्स आइडियलिज्म विद रियलिज्म। आइडियलिज्म को रियलिज्म के साथ मिलाने वाले राइटर हैं भवानी भट्टाचार्य। दैट इज आइडियलिज्म विद रियलिज्म। Rajendra Prasad had his early education at the hands of a village Maulvi who taught him Sanskrit, Persian, Urdu, Pali. राजेंद्र प्रसाद जी की जो अर्ली एजुकेशन एक मौलवी के द्वारा हुई थी, जिन्होंने उन्हें पढ़ाई थी पर्शियन जो है वो उन्हें पढ़ाई थी। नाउ द क्वेश्चन इज, एक इसका ये क्वेश्चन है, आज का यही क्वेश्चन है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स इज द डिक्टम ऑफ। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ये जो डिक्टम है ना, ये इसका आंसर तो इसमें मुल्कराज आनंद है, मगर इस डिक्टम का जो ओरिजिनेटर है वो ये नहीं है। इसके ओरिजिनेटर है पाइथागोरस। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, इस डिक्टम को, ये पाइथागोरस है इसके जो ओरिजिनेटर है। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट मैन इज द, भाई सब चीज का जो प्राण है वो मैन है। इस डिक्टम को यूज करा है मुल्कराज आनंद ने अपने अनटचेबल में, और मुल्कराज आनंद से ये फेमस हुई है। तो बात ये होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नाम का जो टर्म है उसको वॉशिंगटन एल्स्टन के द्वारा दिया गया था, मगर उसे जो फेमस बनाया गया वो टी.एस. इलियट के द्वारा बनाया गया। उसी तरीके से मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये जो डिक्टम है इट वाज प्रोपेगेटेड बाय पाइथागोरस, और इसको अनटचेबल में यूज करा है मुल्कराज आनंद ने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और क्योंकि ये जो सीरीज़ मैंने चलाई है वो इसी तरीके से चलाई है कि मैं आपको एस्टेट की तैयारी जो है वो करवा दूँ, दोनों टीजीटीबी और पीजीटीबी, क्योंकि फिर 24 अगस्त को से एग्ज़ाम्स भी तो शुरू हो जाएंगे ना, मेन नौकरी वाले। तो जिनका एस्टेट क्लियर नहीं है वो लोग एस्टेट की तैयारी में लग जाए, और आगे TRE 3 BPSC TRE 3 के लिए भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।